हाय गाइस, मैं हूँ प्रियम उत्कर्ष और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कपल ऑफ क्लास 10th आईसीएसई फोर्थ चैप्टर से। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टॉर्क के बारे में और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कपल के बारे में। तो आपको एक बात बता दूं कि टॉर्क कुछ भी नहीं था, जो रियल है वो है कपल। हर चीज़ में कपल ही इस्तेमाल किया जाता है, कपल का ही यूज़ होता है, टॉर्क का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि ये एक पाइवटेड ऑब्जेक्ट है, फोर्स यहाँ पर पॉइंट ए पे लग रहा है और यहाँ पर फोर्स पॉइंट बी पे लग रहा है और ये पाइवटेड है ओ पॉइंट पे। तो ये दोनों का फोर्स इक्वल है और ये डायमीटर का जो लेंथ है, ये डिस्टेंस, तो ये जब फोर्स एंटी पैरेलल डायरेक्शन में लगता है तभी उसको हम लोग कपल कहते हैं। यानी कि कपल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कपल इक्वल्स टू फोर्स इक्वल ही रहेगा, बिकॉज फोर्स का जो यूनिट है, मतलब कि फोर्स जो है वो दोनों तरफ से तो इक्वल ही लगाएंगे ना हम लोग जब फोर्स लगाएंगे इधर से। अब मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए स्टीयरिंग व्हील का, तो स्टीयरिंग व्हील को जब हम लोग घुमाते हैं तो एक फोर्स इधर से लगाते हैं, एक फोर्स इधर से लगाते हैं, तो दोनों में तो इक्वल ही लगता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इधर ज़्यादा फोर्स लगा दिए, इधर कम फोर्स लगा दिए, दोनों का इक्वल ही होता है। उसी तरह से कपल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स F मल्टीप्लाइड बाय OA प्लस OB। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कपल आर्म। इससे हम लोग क्या जाने नया चीज, कि इसको हम लोग कपल आर्म के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसको अपलोड डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, बस लिख लीजिए। अब जान लेते हैं हम लोग कि कपल किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कपल भी टॉर्क की तरह दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन, ये देख लीजिए। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड और दूसरा क्या है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड और सेकंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस एक्टिंग इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। चलिए एक कपल हम लोग समझ गए, कपल किसे कहते हैं इसका। आप अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कपल पे। ये एक टैप है। अब यहाँ पर हम लोग कपल का इस्तेमाल करेंगे, उसको आपको बताना, ये क्वेश्चन है कपल का, ठीक है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक, और यहाँ पर भी फोर्स लगाएंगे हम लोग 5 न्यूटन के, क्योंकि फोर्स का वैल्यू तो कपल में इक्वल ही रहता है दोनों तरफ से। और इसका डिस्टेंस है 0.5 ले लेते हैं, या फिर ज़्यादा इजीली के लिए हम लेते हैं 2 ही ले लेते हैं, 2 मीटर, ठीक है। चलिए तो इसमें बोल रहा है, इसमें हम लोग को कपल निकालना है कि इसका जो मतलब कि वो बॉडी है उसका कपल का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे कपल का, हम लोग जानते हैं कपल इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइड बाय OA जो हम लोग पढ़े थे, या फिर कपल आर्म कह सकते हैं हम लोग, कपल आर्म। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, और कपल आर्म किसको कहते हैं, जो पूरा डायमीटर जो कवर करता है पाइवट पॉइंट के लेफ्ट साइड में, पाइवट पॉइंट के यानी कि पूरा जो पाइवट पॉइंट से लेफ्ट साइड जहाँ जो एक फोर्स, जहाँ पे एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है F1 का, जो ये F1 मान लीजिए और ये F2 मान लीजिए,
तो पाइवट पॉइंट से F1 तक का डिस्टेंस और पाइवट पॉइंट से F2 तक का डिस्टेंस दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आता है वही को हम लोग कपल आर्म कहते हैं। तो यहाँ पर F1 तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि 5 न्यूटन यहाँ का जो है 5 न्यूटन 1 मान लेते हैं, वहाँ तक का डिस्टेंस आपको 2 मीटर दिया हुआ है और इधर का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। तो नॉर्मल है कि मतलब कॉमन है चीज़ है कि 2 मीटर जब इधर दिया हुआ है तो इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, अब 2 साइड है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यानी कि 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा यहाँ पे 5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर। इससे हम लोग को इसका तो इसको आंसर आ गया। इससे हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि कपल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइज हम लोग कपल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है इक्विलिब्रियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट एक टेबल पे रखा हुआ है और इसमें 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है। तो ये बॉडी क्या है, इस बॉडी का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में हो जाएगा। 5 न्यूटन इधर से भी लग रहा है, 5 न्यूटन इधर से भी लग रहा है, तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा, किधर किसी भी डायरेक्शन मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 5 न्यूटन इधर से भी लगा रहा है, 5 न्यूटन इधर से भी लगा रहा है। तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कॉमन सा बात था। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा। बट हम लोग इसको अभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे, क्योंकि मे भी ये भी हो सकता है कि ये जो टेबल हो वो टेबल वीक हो और इधर का जो फोर्स लगे वो उसको ब्रेक करके नीचे गिर जाए। बट अगर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है डैट मीन्स mg और जो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वो दोनों इक्वल हो, यानी कि 5 न्यूटन मान लीजिए, 5 न्यूटन नॉर्मल इधर से लग रहा है और 5 न्यूटन इधर से, मतलब कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो 5 न्यूटन लग रहा है और नॉर्मल जो इधर से लग रहा है 5 न्यूटन लग रहा है। तो उसी तरह से अगर सबका रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस बॉडी को हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसको हम लोग लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे when resultant force acting upon a body becomes 0, then that body is said to be in equilibrium। तो इक्विलिब्रियम बार बार नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए ये सिंबल है, ये सिंबल हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए इक्विलिब्रियम जान गए। अब इक्विलिब्रियम के टाइप जानते हैं। इक्विलिब्रियम 2 तरह का होता है, कौन कौन, ये देखिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम लोग बारे में जान लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे ए नहीं होगा, इसको हम लोग डायनामिक का स्पेलिंग आप देख लीजिएगा ठीक से। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था कि जब सारे फोर्सेस एक बॉडी पे लगते हैं और उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो उसी फोर्स को हम उसी स्टेट को हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। वो स्टेट को हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट सिंपली यहाँ पे रखा हुआ है और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा, ऊपर से भी 5 न्यूटन का फोर्स और नीचे से भी 5 न्यूटन का फोर्स, तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू 0 आ गया। तो ये इसको हम लोग किस स्टेट में कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में। तो चलिए इसका हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, when several forces acting upon a body and they do not
change their state of rest, then the body is said to be in static equilibrium। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिए, अब हम लोग चलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब होता है रेस्ट। इसका आप लोग लिख लीजिए, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। उसी तरह से डायनामिक का मतलब होता है मोशन। दैट इज इक्विलिब्रियम इन मोशन। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक एरोप्लेन है, वो एक पार्टिकुलर हाइट पे मूव कर रहा है। अब वो तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे जा सकता है, वो तो हम लोग पे डिपेंडेंट है, बट मानना है कि वो अर्थ से एक पार्टिकुलर हाइट पे मूव कर रहा है। तो क्या वजह है कि वो सिर्फ एक पार्टिकुलर हाइट पे मूव कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, सिर्फ एक पार्टिकुलर हाइट पे मूव कर रहा है? तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है क्योंकि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्यों डायनामिक इक्विलिब्रियम है? क्योंकि जो ऊपर से लोड लग रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे की तरफ लग रहा है, और जो नीचे से जो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है, वो दोनों इक्वल है और इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। इसीलिए इस स्टेट को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में कहेंगे। इसीलिए जब एरोप्लेन मूव करता है तो वो किस स्टेट में मूव करता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। When several forces upon a body and it remains in the same state of motion, then that state is known as डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग चलते हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम के तरफ। तो इसके दो कंडीशंस हैं, कौन कौन? फर्स्ट देख लेते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ forces acting upon a body must be zero। और सेकेंड है the algebraic sum of the of force तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। तो इसका दो कंडीशंस है। क्या क्या? फर्स्ट कंडीशन, द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेज एक्टिंग अपॉन अ बॉडी मस्ट बी जीरो, यानी कि जो फोर्स है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, उस पर हम लोग कोई भी तरफ से फोर्स लगाते हैं, टोटल का रिजल्टेंट फोर्स क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। हर तरफ से हम लोग फोर्स लगाते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, अप से, डाउन, तो जो उसका रिजल्टेंट आता है वैल्यू वो जीरो आता है। और सेकंड क्या है इसका कंडीशन? द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेज एक्टिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो।
तो चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की तरफ। तो ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये अपने मिडिल पॉइंट पे पाइवटेड है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है 5 न्यूटन का और यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है 5 न्यूटन का। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, यानी कि दोनों पर 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर कौन सा 2 तरह का मोमेंट क्रिएट होगा। फर्स्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इसको ACM कहते हैं हम लोग, और दूसरा होगा क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट must be equal to the sum of clockwise moment for equilibrium। तो इक्विलिब्रियम में बॉडी को होने के लिए द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का क्लास बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे जो अभी तक जितना भी पढ़े हैं, फोर्स, टॉर्क, कपल, इक्विलिब्रियम, तो इन सब पर नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेशली वीडियो है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।